Okay, now we are going to start with legal aptitude. लीगल एप्टीट्यूड में आपको पता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना? कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड इज बेसिकली लॉ. लॉ में 4-5 चैप्टर्स हैं और ये सारे चैप्टर्स आपके लिए एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीएस का कोर्स कर रहे हैं. दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एग्जीक्यूटिव में भी हैं, यानी आप यहां पर भी पढ़ेंगे और एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ेंगे, कुछ पार्ट प्रोफेशनल में भी पढ़ेंगे. यही 3 लेवल्स होते थे ना. तो लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे तक आपके काम आने वाला है. ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपकी बुक का पहला चैप्टर नहीं है, बुक का 3rd चैप्टर है. एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन. ओपन कर लीजिए जरा, लेसन नंबर 3. मिल गया? हम लोग ये चैप्टर सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में है? कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है और कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी लॉ लगता है, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी एक्ट लगता है. हमने आपको बताया ना, लॉ का मतलब क्या हुआ? एक्ट. एक्ट मतलब जहां से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिराइव किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सीएस के बारे में. अच्छा बताइए, सीएस का इंस्टीट्यूट कौन सा है जो आपको डिग्री देता है? आईसीएसआई. आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. कितने आईसीएसआई है हमारी कंट्री में? गेस करो, 5, 6, 10. अच्छा ये बताओ, हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक कितने हैं? कितने हैं? 5-7. अच्छा ठीक है, ये बताओ हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 10. ये तो 10 हैं कम से कम. कितने हैं? 1. जैसे पूरी कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह पूरी कंट्री में सीएस के कोर्ट्स को गवर्न करने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? आईसीएसआई. यानी आप कहीं पे भी बैठ के सीएस का कोर्स कर रहे हो, सीएस का कोर्स गवर्न करने का इंस्टीट्यूट इज आईसीएसआई. आपको डिग्री कौन देगा? आईसीएसआई. आपके एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? आईसीएसआई. और जब आप सीएस बन जाएंगे तो आप किसके मेंबर बन जाएंगे? आईसीएसआई. ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 3. सबसे पहले ही देखिए हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. The Institute of Company Secretaries of India is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. यानी कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को. अच्छा आप बता सकते हो बिजनेस प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है? हमने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है जो क्लास 11th में आपने शायद पढ़ा होगा. द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन. बताइए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर आपने क्लास 11th पढ़ा है तो आप शायद बताओगे. हाँ, ओके ओके. इफ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड समवेयर, राइट? अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर हम किसी के पास एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कोई हमारा एम्प्लॉयर है और हम उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं जिसके लिए वी आर बीइंग पेड सैलरी, दिस इज व्हाट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस क्या होता है? जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम अपना खुद कैपिटल लगाते हैं. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये सब क्या होता है? बिजनेस. बिजनेस में हमारा बॉस कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में हमारा बॉस हमारा एम्प्लॉयर है. अब बताइए प्रोफेशन क्या होता है? ओके ओके ओके. प्रोफेशन की सबसे खास बात यह है कि आपको उस चीज के लिए आपके पास स्पेशल स्किल होना जरूरी है. अगर आपके पास वो स्किल होगा तो ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते. जैसे एम्प्लॉयमेंट कोई भी ले सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर का काम सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री हो.
सीएस का काम सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास सीएस की डिग्री हो। सीए का काम भी सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास वो स्पेशलाइज्ड स्किल हो और वो डिग्री हो। प्रोफेशन ऐसी फील्ड होती है जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल और एक स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास, जैसे अगर हम आपसे पूछे बिजनेस करने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन होती है बिजनेस करने के लिए? नो। बल्कि आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए कहा जाता है अरे ये तो 8th पास है, ये तो 9th पास है। जितने अमीर बिजनेसमैन है उतनी उनकी एजुकेशन लेवल कम कही जाती है ना। इसी तरह से अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हर तरीके के लोग एम्प्लॉयड हैं। कम पढ़े लिखे भी एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी एम्प्लॉयड हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं कई बार वो भी एम्प्लॉयड हैं। लेकिन प्रोफेशन के लिए जब तक आपके पास वो स्पेसिफिक डिग्री नहीं होगी तब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमारा काम बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है कि प्रोफेशन है? प्रोफेशन। ओके, तभी कंपनी सेक्रेटरीज को प्रोफेशनल्स कहा जाता है। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट इन अ जॉब, वी आर नॉट इन अ बिजनेस, वी आर इनटू प्रोफेशन। तो देखिए लिखा है कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। It is a premier national professional body set up under an act of parliament. Set up under an act of parliament मतलब इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया गया है। और देखिए जरा कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरीज का खुद का एक्ट है। और वो कौन सा एक्ट है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कौन से ईयर में आया? 1980। कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूट लागू होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI कई सारे हैं या इट इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन? इट इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ICSI functions under the jurisdiction of, very important mark करो, Ministry of Corporate Affairs। अच्छा, आपने सुना है गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सुना है ये सब? क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सुना है? अगर अभी तक आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नहीं सुना तो आज के बाद आप सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री सुनेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब क्या हुआ? कंपनी, रिलेटिंग टू कंपनी। हमारे देश में जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनी को गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट गवर्न कर रहा है। जैसे अगर हम आपसे कहें हमारी कंट्री के डिफेंस सेक्टर को कौन सा डिपार्टमेंट गवर्न कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि हमारी कंट्री में टेक्सटाइल एरिया को कौन गवर्न कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है। अगर हम आपसे कहें हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के एरिया को कौन गवर्न कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसी तरह सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं। हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो सरकार का ही ये एक डिपार्टमेंट है। जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होता है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है। तो कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या लग रहा है? MCA। हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी होता है? किसका सेक्रेटरी होता है? कंपनी का। नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी है? कंपनी का। जब कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का MCA डिपार्टमेंट है तो बताओ कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर भी कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? MCA। यानी कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर भी गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट लगता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी सेक्रेटरी को सब लेना देना किससे है? कंपनीज से। सारी कंपनीज के ऊपर कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? MCA। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी और ICSI, इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट अप्लाई होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि CS का इंस्टीट्यूट कौन सा होता है? ICSI। कंपनी सेक्रेटरी का एक्ट कौन सा होता है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। ईयर 1980 कि 1880? पक्का 1980? पक्का? ओके। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्लाई होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। आज आपका एक होमवर्क है,
आपको ढूंढ के ये लाना है कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेड कौन है। जैसे आपको पता होगा ना, एक होम मिनिस्टर होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वैसे ही आपको पता लगा के ये आना है कि हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि आज के बाद आपका लेना देना गवर्नमेंट की सिर्फ एक मिनिस्ट्री से है। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से मतलब नहीं, आपको होम मिनिस्ट्री से मतलब नहीं, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से मतलब नहीं, सिर्फ एक मिनिस्ट्री है जिससे आपको लेना देना है। वो कौन सी मिनिस्ट्री है? MCA। तो आपको पता लगा कि ये आना है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, हो जाएगा। याद रखना कि हमने ये डाउट पूछा है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स, कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? ICSI। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप quality education to the students of company secretary course and best quality set standards to CS members. At present, जरा देखो, there are more than 50,000 members. आपको पता है हमारी कंट्री में फिलहाल 50,000 के आसपास ही कंपनी सेक्रेटरी हैं। अच्छा ये बताओ, हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? एक अंदाजा बताइए, वैसे तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, एक अंदाजा कितनी? 140 करोड़। ठीक है, 120 करोड़ के ऊपर, 130 करोड़ के ऊपर तो पहुंच ही गई थी, 140 145 करोड़ के आसपास होगी, 140 करोड़। ठीक है, अंदाजा लगा के देखो, 140 करोड़ छोटा हुआ बड़ा हुआ? 140 करोड़। ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कितने हैं? देखो 50,000। नाइंसाफी है ना? इसका मतलब हमको एक बात बताओ, अगर आप थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझते हैं, ठीक है, अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 140 करोड़ है, और हमारी कंट्री में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी कुछ कम नहीं लग रहे हैं आपको? सिर्फ 50,000 कंपनी सेक्रेटरी हैं। इस हिसाब से हमको बताइए, कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। सिर्फ 50,000 कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि 5 तो यहीं बैठे हैं, है ना? जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो ये वाली लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा, आप भी कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। आप सोच के देखिए, हमारे देश में कितनी सारी कंपनीज हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ उसकी कोई ना कोई कंपनी होती है। ठीक है, अगर आप लिस्ट ऑफ कंपनीज डाल के देखेंगे तो न जाने कितनी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, और हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 50,000 इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। कंपनी सेक्रेटरी बहुत कम है, कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी सेक्रेटरी का प्राइस ज्यादा होगा। सोच के देखो, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, फेस्टिवल सीजन में फ्रूट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती? फ्रूट्स महंगे बिकते हैं कि सस्ते बिकते हैं? बताओ। महंगे बिकते हैं। क्यों महंगे बिकते हैं? डिमांड बहुत है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, फ्रूट्स के प्राइस बढ़ गए। कंपनी ज्यादा है, कंपनी सेक्रेटरी कम है, कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड बढ़ गई। कंपनी सेक्रेटरी कहेगा भैया हमको 10 लाख का पैकेज चाहिए, उसको मिल जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी कहेगा हमको 20 लाख का पैकेज चाहिए, उसको मिल जाएगा। यानी जितना पैकेज आप डिमांड करेंगे, जितनी सैलरी आप डिमांड करेंगे, आपको उतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। तो इस लाइन से आपको ये समझ में आया आपका कितना स्कोप है। सिर्फ 50,000 के आसपास के कंपनी सेक्रेटरीज हैं हमारी कंट्री में, लेकिन कंपनीज इससे दुगने तिगने नंबर पर है। दैट इज वाई देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और इसमें आप होंगे कहीं ना कहीं। ये क्या लिखा है? एंड अबाउट 4 लाख स्टूडेंट्स ऑन द रोल ऑफ ICSI। अब आप ICSI के रोल में हैं, यानी ये जो लगभग 4 लाख की फिगर लिखी है, इसमें आप भी हैं, आपका नाम आ गया किताबों में, है ना? तो बेसिकली ये कह रहे हैं हमारी कंट्री में लगभग 50,000 मेंबर्स हैं। मेंबर का मतलब क्या हो गया? CS हैं, कंप्लीट CS। और स्टूडेंट्स लगभग 4 लाख के आसपास हैं। ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? जरा देखो, हेड ऑफिस कह रहे हैं ICSI का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, 4 अलग अलग रीजन्स में। कहाँ कहाँ पर? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। एंड ओवर 70 चैप्टर,
चैप्टर्स को ब्रांचेस लिख लो, इनकी जो ब्रांचेस होती है ना उनको चैप्टर कहते हैं, ये बुक का चैप्टर नहीं है, चैप्टर का मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है फाइन। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, बताइए कहाँ कहाँ पर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, और कितनी ब्रांचेस हैं, 70। आपको पता है आपके आसपास भी एक ब्रांच है, पता है कहाँ है ब्रांच, ये बगल में एक ब्रांच है, ये भी सीएस की ब्रांच है। आज जब आप घर जाइएगा तो जरा ऊपर देखिएगा सेकंड फ्लोर की तरफ, हमारी बिल्डिंग में नहीं, बगल वाली बिल्डिंग में, ऊपर देखिएगा सेकंड फ्लोर की तरफ, वो भी आपके इंस्टीट्यूट का चैप्टर है, जिसको कानपुर चैप्टर ऑफ आईसीएसआई कहा जाता है, ठीक है। चैप्टर मतलब बुक का चैप्टर नहीं, चैप्टर मतलब ब्रांच, ठीक है, ये भी एक ब्रांच है। तो जो 70 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसमें से दिस इज वन ऑफ द ब्रांच, यानी जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है आईसीएसआई का, जो सीएस बैठते हैं वो यहाँ बैठते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज योर नियरेस्ट ब्रांच। पहले क्या होता था, पहले सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होता था, तो जैसे आपको फॉर्म भरना होता था या बुक्स मिलनी होती थी तो सब चैप्टर से मिलती थी। अब क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप देखिए आपने भी अपने घर बैठे फॉर्म भर दिया, आप एनरोल हो गए सीएस के कोर्स के लिए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अब फिजिकल कांटेक्ट जो है वो खत्म हो गया, तो आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा यहाँ पे कोई चैप्टर भी है। तो जिस भी शहर को आप बिलोंग कर रहे हैं उस शहर में आप देखिएगा वहां कोई ना कोई आईसीएसआई का चैप्टर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, हमारे सीएस के इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसीएसआई। हमारे ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सीएस के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, और ये कौन से ईयर में आया, 1980 में, ठीक है। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, 5 हैं, हाँ तो बोल दिया था आपने। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बीच बीच में कुछ गलत भी बोलेंगे, ठीक है। तो गलत का मतलब ये नहीं आप गलत समझ के हाँ बोल जाना, आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 चैप्टर हैं, 70 चैप्टर हैं, अच्छा 5 रीजनल ऑफिस हैं, 4 रीजनल ऑफिस हैं, और हेडक्वार्टर 2। नहीं हाँ तो बोल दिया था आप लोगों ने, है ना, आपने कहा हाँ ठीक है, हेडक्वार्टर चलो 2, हेडक्वार्टर 1 कहाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। रीजनल ऑफिस 4 कहाँ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है, एंड 70 चैप्टर्स, ओके, यानी ब्रांचेस। ICSI has been contributing to the initiatives of government of India that have potential to excel social economic growth of India. Now very important, vision, motto, mission. हमारे ICSI का विजन क्या है और मिशन क्या है, क्या आप बता सकते हो विजन का मतलब क्या हुआ और मिशन का मतलब क्या हुआ। अच्छा आपका मिशन क्या है, मैम मिशन है ही नहीं हमारी जिंदगी में कोई, है ना, विजन मिशन कुछ है आपकी लाइफ का, कुछ नहीं मैम, फिलहाल कोचिंग जब आते हैं तो लगता है घर चले जाएं कुछ खा लें, और घर में जब होते हैं तो लगता है फ्रेंड्स के साथ कुछ चले जाएं, बस ये छोटे छोटे मिशन है हमारे, है ना। विजन का मतलब होता है आप कितनी दूर तक खुद को देख सकते हो, ठीक है, दैट इज विजन। विजन मतलब देखना, वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स 15 years from now, 20 years from now, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप देखते हो अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन, यस और नो, 10 से 15 साल बाद, या आप ये देखते हो आज से 10-15 साल बाद हमारे 4-5 बच्चे होंगे, बीवी होंगे, पति होंगे, अच्छा हरा भरा घर होगा, ये तो नहीं है ना ऑब्वियसली। आपका विजन ये है कि हम अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, हम अपने आप को एक बहुत बड़ी कंपनी की टॉप पोजीशन में देखते हैं, ये आपका विजन है, कहां तक देख रहे हैं। और उस विजन को पूरा करने के लिए हम मिशन बनाते हैं, किसी कंपनी की टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमने एक मिशन बनाया है कि हम सीएस बनेंगे। हर पर्सन का विजन होता है, मिशन होता है, ठीक है। विजन आपका ये है, आई वांट टू सी माई सेल्फ एज द सीईओ ऑफ एनी टॉप कंपनी, ये मेरा विजन है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम अपने आप को यहां देखना चाहते हैं, और उस विजन को पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया, मिशन। मिशन क्या बनाया कि हमें क्या बनना है, कंपनी सेक्रेटरी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, जैसे फिलहाल आपका गोल ये है कि आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास करना है,
ठीक है, तो विजन वो दूर तक जहां तक हम देख सकते हैं, मिशन उस विजन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, एंड गोल्स उस मिशन के लिए छोटे छोटे गोल्स जो बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके ICSI का भी एक विजन है। ICSI का विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर मतलब बताओ, इंडिया का लीडर कि वर्ल्ड का लीडर? ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड का लीडर। टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक शब्द आया आज आपके सामने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी सेक्रेटरी का बड़ा गहरा रिश्ता है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप देखिए, आपके इंस्टीट्यूट का विजन है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। ग्लोबल लीडर मतलब पूरे वर्ल्ड में हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लीडर माना जाए, ये आपका विजन है आपके इंस्टीट्यूट का। अब हमें समझना ये है कि भैया गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, गवर्नेंस मतलब उनको कैसे गवर्न करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी कंपनी में लग रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना किसका काम होता है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो आपके इंस्टीट्यूट का एक विजन है, आपका इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में हर वो पर्सन जिसको बेस्ट पर्सन माना जाता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने के लिए, वो कंपनी सेक्रेटरी। यानी पूरे वर्ल्ड में जब ये कहा जाए कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने के लिए हु इज द बेस्ट पर्सन, तो वो बेस्ट पर्सन कौन होना चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। ये आपके इंस्टीट्यूट का विजन है। आपके इंस्टीट्यूट ने कहा वी वांट टू बी द ग्लोबल लीडर। ग्लोबल मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी। तो एक कंपनी के ऊपर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। और इस चीज में हम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। तो बताइए जरा, ICSI का विजन क्या हुआ? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर से बताओ, ICSI का विजन क्या हुआ? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस लाइन का मतलब समझ में आया? हम वर्ल्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं, किस चीज में? कंपनी पे लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने में। यानी पूरे वर्ल्ड में जब कहीं पे भी ये कहा जाए कि भाई कंपनी पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं उसको चेक करने वाला बेस्ट पर्सन कौन है, तो बताइए किसका नाम आना चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी। ऐसा आपके इंस्टीट्यूट का सपना है, विजन है। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? मिशन। अब जरा देखना, यहाँ आपकी बात होगी। मिशन है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल। कह रहे हैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हम हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बनाएंगे जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैसिलिटेट कर सकें। क्या आप बता सकते हो हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स किसकी बात हो रही है? ये है हाई कैलिबर प्रोफेशनल। आपके कैलिबर को हाई कैलिबर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये है वो हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेंगे। और अगर सारे कंपनी सेक्रेटरीज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फैसिलिटेट करने लग जाएंगे तो एक दिन हम वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर बन जाएंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो इनका विजन बताइए क्या हुआ? हमें क्या बनना है? ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और मिशन क्या हुआ इनका? मिशन क्या हुआ? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए पेपर आपका MCQ है। अगर ये थ्योरेटिकल पेपर होता तो आपको पूरी लाइन याद करनी पड़ती, लिखना पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग से चलना है, आपका पेपर MCQ है। तो अगर आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं भी याद कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप वर्ड्स मैच कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज द विजन ऑफ ICSI, ठीक है, टू बी अ ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर वर्ड से आप पहचान जाएंगे कि ये विजन है। हाई कैलिबर प्रोफेशनल से क्या पहचानोगे? ये मिशन है। आ गई बात समझ में? तो वैसे तो याद ही हो जाएगा, छोटा सा है और आपको अपने इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन याद भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि MCQ पेपर है और अगर किसी पॉइंट पे आप कंफ्यूज होते हो तो आप ये याद रखना, ग्लोबल लीडर वाली बात क्या थी हमारी? विजन।
और हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बताने वाली बात क्या है? मिशन। हाँ बेटा, डाउट। कैलिबर मतलब हमारी एफिशिएंसी, आप कितनी, जैसे कहते हैं ना हमारा कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज कैलिबर। हाई कैलिबर प्रोफेशनल, हाई पोटेंशियल। हमारे यहाँ की कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर इतनी स्किल्स है, इतना ज्यादा एजुकेशन है कि वो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो कैलिबर मीन्स योर पोटेंशियल। ओके, मोटो क्या है? इनका मोटिव है स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय द लॉ। ये देखो, ये तो बड़ी खतरनाक चीज लिख दी आईसीएसआई ने। ये क्या लिख दिया? स्पीक द ट्रुथ। ये कैसे आप फॉलो करोगे? है ना, आपके इंस्टीट्यूट का मोटो है, मोटो समझ गए, मोटिव, ऑब्जेक्टिव। मोटो है, ऑब्जेक्टिव है कि भैया हम लोग हमेशा सच बोलेंगे और लॉ को फॉलो करेंगे। दोनों ही बड़े खतरनाक हैं आपके लिए। अगर आपने कह दिया हम लॉ को फॉलो करेंगे तो समझ लो स्कूटी जाना, बिना हेलमेट के चले ना जाना, स्कूटी में 3 लोग नहीं बिठाना। एंड स्पीक द ट्रुथ, ये तो आपसे हो नहीं पाएगा, है ना। तो बड़े खतरनाक मोटिव। और आपको पता है जब आप सीएस बन जाएंगे तो आपको ऐसे कसम खानी होगी कि आप ये सब फॉलो करेंगे, यानी जितने झूठ बोलने तब तक बोल लो, है ना। तो 3 चीजें हैं, विजन, मिशन एंड मोटो। विजन बताइए क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड मोटो क्या है? स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय द लॉ। ये आपके इंस्टीट्यूट के विजन, मिशन, मोटो हैं और ये आपके भी विजन, मिशन, मोटो हैं, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट के हैं, सीएस हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। आईसीएसआई के ऊपर कौन सा एक्ट, मतलब सीएस के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कौन से ईयर में आया? 1980। इसके कितने रीजनल ऑफिस हैं? 4। कहां कहां पर? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, और इसके कितने चैप्टर्स हैं? 70। लगभग कितने मेंबर्स हैं? 5000 और कम कर दिए 50,000। और लगभग कितने स्टूडेंट्स इनके रोल में रजिस्टर्ड हैं? 4 लाख। इनका विजन क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इनका मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल। इसमें खुश हो जाए करो, आपकी बात हो रही हाई, हम लोग हाई कैलिबर वाले, हाई पोटेंशियल है हमारे अंदर। और इनका मोटो क्या है? वो जो आपका मोटो कभी नहीं बन सकता, स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, तो जब आप कसम खाना और ये बुलवाया जाए तो ऐसे करके कर लेना, है ना, ऐसे करते हो ना, ऐसा नहीं करना, आपको सच बोलना है और लॉ को फॉलो करना है। और मिनिस्ट्री कौन सी है आपके ऊपर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, देखो फिर से लिखा है, विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल। और मोटो है स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय लॉ। कोर वैल्यूज जरा देखते हैं, कोर वैल्यूज क्या हैं? मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या होना जरूरी है। कोर वैल्यूज मतलब कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कह रहे हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे आप ये पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको फील होगा कि हमारे अंदर तो इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये सब किसकी क्वालिटी है? सीएस बनने की। अब धीरे धीरे, इसीलिए ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, कि आज आपको रियलाइज होगा हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ऑनेस्टी तो छोड़ दीजिए, एथिक्स से तो हमें लेना देना ही नहीं है। एथिक्स समझते हो? बचपन में मॉरल साइंस पढ़ा होगा, है ना। एथिकल, एथिकल मीन्स टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही और गलत की पहचान करना हमारे एथिक्स, मॉरल्स, बिलीव्स होते हैं। समझ आया एथिक्स? ठीक है, जो बचपन में लोग पढ़ते हैं ना, हमारे मॉरल्स क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी एथिक्स क्या हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर मान लीजिए एक बंदा, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, अच्छा बताइएगा, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम आपके पास आए एक काला बैग लेके, ठीक है, आपको पता है काले बैग में क्या होगा, तो हम आपके पास आए एक काला बैग लेके, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि सुनो तुम इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, हमको कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता दो
और ये काला बैग हम चुपचाप तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, बताइए आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? आप कह रहे हो इसमें सोचना क्या है, काला बैग ले लेंगे, है ना? क्या करेंगे? कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा सोच में तो पड़ गए कि अच्छा देखते हैं क्या करेंगे, है ना? नहीं, अभी आपका मोटो क्या था? स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। आप उस काले बैग की तरफ नहीं देखेंगे और आप अपनी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हैं मैम अभी तो यही बोल रहे हैं, जब एक्चुअल सिचुएशन होगी तब देखा जाएगा क्या करना है ना? यही एथिक्स होते हैं। दिस इज व्हाट इज एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में आए, आपके साथ स्कूल में भी कई बार हुआ होगा, आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको एक आंसर नहीं आता लेकिन बगल वाला लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है। अब आपका मन कर रहा है यार एक बार को देख ले वो क्या लिख रहा है, आंसर पता चल जाएगा। फिर आपको लग रहा है नहीं टीचर घूम रही, चीटिंग ना पकड़ ली जाए। फिर एक मन कह रहा है देख लो, एक मन कर रहा है ना करो। यही जो आपके अंदर चल रहा है इसी को एथिक्स कहते हैं। फिर क्या चूज करते हैं ये बताओ? आप कह रहे हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं, हमारे कंफ्यूजन चलता, हम तो चुपचाप देख लेते हैं बगल वाले का, है ना? दिस इज व्हाट इज एथिक्स, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। लेकिन आपको पता है आजकल बड़ा डिफरेंट सीन है, आजकल इतना सोचते नहीं है, आजकल इसको बड़ा नॉर्मल माना जाता है ना, अरे नहीं आ रहा था देख लिया, है ना, दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन इसको नॉर्मल, बल्कि आपको पता है जो बच्चे रेगुलर चीटिंग करते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। वो ऑनेस्ट बच्चा जिसने लाइफ में पहली बार चीटिंग करी थी वो उसी दिन पकड़ जाता है। ऐसा होता है ना, वो क्लास के बच्चे जो पीछे पीछे बैठते थे अपना रूटीन चीटिंग करते हैं, रूटीन चीटिंग, कोई टेस्ट हुआ चीटिंग शुरू, वो कभी नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन वो प्यारा बच्चा जो कभी चीटिंग नहीं करता था, एक दिन उसका भी दिल डोल गया, उसने कहा कि लो यार एक बार देख ले बगल वाला क्या लिख रहा है, जैसे ही उसने देखा उस दिन पकड़ गया, है ना? तो इसलिए ये एथिक्स होते हैं, व्हेन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसे काला बैग लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, वो काला बैग चुपचाप आप हमको दे देंगे, है ना? हमको लाके दे देना, और क्या, है ना? नहीं हमको भी ना देना, गलत काम कुछ नहीं करना। तो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी का इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है। इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, एथिक्स होना बहुत जरूरी है, सही और गलत का फर्क होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी बने, ठीक है, वो कंपनी आपको बढ़िया सैलरी दे रही, 50,000 1 लाख रुपए सैलरी दे रही, धीमे से आपको पता चला कि कंपनी के जो मालिक हैं वो तो कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ। अब आप क्या करेंगे? आपने सोचा अगर हम इनके फ्रॉड की शिकायत करेंगे तो सबसे पहले तो ये हमको कंपनी के बाहर निकाल देंगे, 1 लाख रुपए जो हमारी सैलरी थी वो गई। और अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो मैम ने जो चैप्टर पढ़ाया था कि एथिकल होना चाहिए वो गलत हो जाएगा। अब आप बताइए आपको अपनी जॉब प्यारी होगी कि ये कंपनी सेक्रेटरी की कोर वैल्यूज प्यारी होंगी? क्या करेंगे आप? कंपनी के डायरेक्टर्स की शिकायत कर देंगे या चुपचाप सैलरी लेते रहेंगे? आप कह रहे हैं मैम बड़े टफ टफ क्वेश्चन पूछ रही, समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है ये जो आपके साथ होता है ना कि हमें ये करना है नहीं करना है, इसको पता है वर्ड क्या कहते हैं हम लोग लॉ में? इसको कहा जाता है डेलिमा। डेलिमा का मतलब हम डेलिमा में हैं, कंफ्यूजन में हैं, काला बैग लें कि ना लें, चीटिंग करें कि ना करें, मैनेजमेंट की शिकायत करें कि ना करें, इसको कहा जाता है एथिकल डिलेमा। व्हेन वी हैव अ कंफ्यूजन, व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, सही का साथ दें कि गलत का साथ दें, दैट इज व्हाट इज नोन एज एथिक्स। ठीक है, तो हमारे अंदर एथिक्स होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। रिलायबिलिटी, लोग आप पे भरोसा करें, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पे भरोसा करें। ऐसा ना हो, कई लोग होते हैं आपने देखा है, जैसे आपके कई फ्रेंड होते हैं, वो आपसे कोई बात कहता है, आप इमीडिएटली ये कहते हैं अरे तुम तो झूठी बोल रहे होगे, तुम्हारी तो कोई बात सुनना ही बेवकूफी, तुम तो पक्का गलत, तुम कह रहे हो तो गलत होगा। उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नहीं ये बंदा कह रहा है तो सही कह रहा होगा, दैट इज रिलायबिलिटी। लोगों को आप पे बहुत भरोसा होगा अगर आपने किसी कंपनी की साइन करा है रिपोर्ट्स, अगर आपने किसी कंपनी को लॉ को चेक करके साइन किया है तो दुनिया को भरोसा है आपके साइन पर कि भैया इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी ने चेक किया है तो सब कुछ सही होगा। अब बताइए जब लोग और सरकार आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं तो आप रिलायबल होंगे या आप फ्रॉड करेंगे? रिलायबल होंगे कि फ्रॉड करेंगे? हमें पता है आप कह रहे हैं मैम अभी तो सब सही सही करेंगे, है ना,
जब वहां जाएंगे, पैसा सामने आएगा, है ना, तब देखेंगे क्या करना है। तो फिलहाल ये 3 फीचर हो गए। इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए आपके अंदर, और रिलायबिलिटी, रिलाय कर सके लोग, आप पे भरोसा कर सके। ओनरशिप, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है जब आप काम करें। आप जिस भी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, आपको ये फील करना है कि आप ओनर हैं। जब आप ओनर की फीलिंग लाएंगे तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप यहाँ आए, आपने देखा बत्ती पंखा चल रहे हैं, आप उठ के चले गए, लेकिन अगर आपका घर होता, हालांकि आप घर पे भी ऐसा नहीं करते, स्टिल अगर आपका अपना पैसा लगा होता तो आप सोचते बत्ती भी बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो, ये भी ना खराब हो जाए, वो भी ना खराब हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से आपको अपनी कंपनी को भी रखना होगा। आप जितना ट्रस्ट करेंगे अपनी कंपनी पे, लोग उतना ही आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो यू शुड बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट उठा के निकल लिए। ओनरशिप का मतलब अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेक होल्डर? अच्छा, शेयर होल्डर शब्द सुना है आपने? शेयर होल्डर सुना है, जिनका कंपनी में शेयर लगा होता है। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? देखो, शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर लिया है, जिनका भी कंपनी में स्टेक है। स्टेक का मतलब जिनका भी कंपनी से कोई ना कोई लेना देना है किसी भी तरीके का। हर वो पर्सन जिसको कंपनी से कोई ना कोई लेना देना है, वो कंपनी का स्टेक होल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, इंप्लॉइज को कंपनी से लेना देना है? हाँ, उनको सैलरी मिलती है, काम करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स को कंपनी से लेना देना है? हाँ, वो माल खरीदते हैं। क्या एम्प्लॉय और कस्टमर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं? नहीं, ये कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट को कंपनी से लेना देना है? गवर्नमेंट को क्या करना? टैक्सेस। सरकार कह रही भैया कंपनी से तो ये हम टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक को भी कंपनी से लेना देना है, क्योंकि कंपनी के ही प्रोडक्ट्स तो पब्लिक लेती है। जितने भी लोग कंपनी से लेना देना रखते हैं, जिनका कंपनी में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। अच्छा आप बताओ, शेयर होल्डर क्या स्टेक होल्डर होते हैं? बताइए। यस, इसका मतलब स्टेक होल्डर बड़ी कैटेगरी है। स्टेक होल्डर के अंदर सब आ गए, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कस्टमर, ये सब आ गए। शेयर होल्डर इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। तो शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, बट स्टेक होल्डर इज नॉट ओनली अ शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर ऑल भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोगों को कंपनी से किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी लेना देना है, वो सब कौन होंगे? स्टेक होल्डर। और कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ शेयर होल्डर के लिए काम करेगा कि स्टेक होल्डर्स के लिए? स्टेक होल्डर के लिए। आप कंपनी की कंप्लायंसेस चेक करेंगे, आप पे भरोसा कौन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, आप पे भरोसा कर रहे हैं कंपनी के कस्टमर, आप पे भरोसा कर रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉइज, आप पे भरोसा कर रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डर। तो सिर्फ स्टेक होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं, स्टेक होल्डर के बारे में सोच के आपको काम करना है। तो ये आपके कोर वैल्यूज होने चाहिए। कितने कोर वैल्यूज हैं बताइए? 5। फर्स्ट, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी। सेकेंड, एथिक्स होना चाहिए। थर्ड, रिलायबिलिटी। फोर्थ, ओनरशिप। एंड फिफ्थ, स्टेक होल्डर सेंट्रिक। ये है हमारी कोर वैल्यूज। विजन क्या था बताओ? टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। किस चीज में ग्लोबल लीडर? प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मोटो क्या था? पक्का हाई कैलिबर प्रोफेशनल था। सेकेंड वाला तो वो मिशन था। हमने आपसे क्या पूछा? मोटो क्या था? स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ। कोर वैल्यूज क्या थे? इंटेग्रिटी, साथ में बोलो सब लोग, इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, बीइंग स्टेक होल्डर्स सेंट्रिक। और मिशन क्या था? मिशन टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स इन फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है हमारे ऊपर? एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट कब आया?
1980। हमारे हेडक्वार्टर कितने हैं? 4। अभी अभी 3 और हो गए है ना। हेडक्वार्टर कितने हैं? 1। रीजनल ऑफिस 4। चैप्टर मतलब ब्रांचेस। ठीक है, फाइन। चलो देखो, कोर वैल्यूज आर द एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ followed by an individual, group or community in their personal और professional behavior। कह रहे हैं हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो होती है हमारी कोर वैल्यूज। देखो फिर से उन्होंने वही लिख दिया, ICSI आइडेंटिफाइज एंड इट्स मेंबर द फॉलोइंग कोर वैल्यू। ये तो पढ़ लिया हम लोग ने, इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। ओके, सेंट्रिक मीन सेंट्रल, स्टेक होल्डर को ध्यान में रख के हमें काम करना है। ठीक है, उनको सेंटर पे रख के काम करना है। ओके, इंटेग्रिटी, द ICSI's vision to be a global leader in promoting good corporate governance is a promise to the nation। हम अपनी कंट्री से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे अच्छे बन के दिखाएंगे। इट कास्ट अपॉन ICSI and the profession of company secretary a huge responsibility to deliver upon this promise। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सपर्ट बनना है। इटिमोलॉजिकली द वर्ड, अब ये ऐसी चीजें जरूर मार्क किया करो MCQ में, इंटेग्रिटी डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इंटीजर विच मीन्स होल और कंप्लीट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंटेग्रिटी में कंप्राइज द पर्सनल सेंस ऑफ होलसमनेस डिराइविंग फ्रॉम। देखो इंटेग्रिटी में 3 चीजें आ जाएंगी, कैरेक्टर, करेज एंड कंसिस्टेंसी। कैरेक्टर, करेज एंड कंसिस्टेंसी, और इन सब को मिला के हम लोग एक वर्ड क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी। ठीक है, तो इंटेग्रिटी वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? इंटीजर। इंटीजर वर्ड कहाँ का वर्ड है? लैटिन वर्ड। इंटीजर का मतलब होता है होल या कंप्लीट। कंप्लीटनेस कहाँ से आती है? कैरेक्टर से, करेज से और कंसिस्टेंसी से। ठीक है, और इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी में देखो ये सब भी लिखा हुआ है, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं किसमें? इंटेग्रिटी में। ओके, तो सबसे पहला फीचर है इंटेग्रिटी। चले आगे, कोई डाउट? ओके, सेकेंड है एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एथिक्स वर्ड देखो कहां से ओरिजिनेटेड है? ग्रीक वर्ड। इंटेग्रिटी वर्ड कहां से ओरिजिनेटेड था? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड इंटीजर था और ग्रीक वर्ड एथिक्स डिराइव्ड है इथोस से, विच मीन्स कैरेक्टर और कस्टम, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, मॉरल नेचर और गाइडिंग बिलीफ ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप। तो बेसिकली एथिक्स कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड इथोस। ओके, चलो यहां तक एक बार अपने आप रीड करो, फिर अभी हम आके क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, पढ़िए फटाफट। पढ़ लिया? सबसे पहली कोर वैल्यू कौन सी थी? सबसे पहली कौन सी थी? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड। क्या लैटिन वर्ड था? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या था? होलसम। ठीक है, और एथिक्स वर्ड किससे डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है? इथोस। इथोस का मतलब कैरेक्टर और कस्टम। ठीक है, अब देखो यहां अगली लाइन में लिखा है, एथिक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स पोजेसिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यही अभी हम आपको बता रहे थे। एथिक्स का मतलब होता है सही या गलत के बीच में डिसीजन लेना। क्या सही है, क्या गलत है, अगर हम इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, चीटिंग करना गलत है, लॉ को फॉलो ना करना गलत है, इसका मतलब हम एथिकल हैं। और अगर गलत और सही के बीच में हम भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम अनएथिकल हैं। ओके, व्हाटएवर इज कॉन्सेंटेनियसली राइट इज एथिकल, व्हाटएवर इज नॉट इज अनएथिकल। इन अदर वर्ड, ethics is the sense of right and wrong coupled with a desire to do good in some measure for someone। कह रहे हैं सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम में वो सेंस है कि नहीं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर सेंस है तो हम एथिकल हैं, अगर सेंस नहीं है तो हम अनएथिकल हैं। ठीक है, कितने फीचर हो गए? 2।
पहला इंटेग्रिटी, दूसरा एथिकल। अब देखो ये जो तीसरा लिखा है ना, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, इसको अभी यहां से काट दीजिए, देखो नीचे फिर से लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, वो बीच में आ गया, उसको कट कर दो। थर्ड इज एक्चुअली व्हाट, रिलायबिलिटी। तीसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि भैया हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम जो काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर हम किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस कंपनी में किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस ना हो। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड नॉन कंप्लायंस? लॉ फॉलो हो रहा हो कि ना हो रहा हो, ना हो रहा हो, नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब फॉलो होना, नॉन कंप्लायंस मींस लॉ फॉलो ना होना। तो ये कह रहे हैं रिलायबिलिटी का मतलब लोग हम पे भरोसा कर सकें और हम जो काम करें वो काम क्वालिटी में बहुत अच्छा हो। ओनरशिप, ओनरशिप में देखिए, ओनरशिप इज सिनोनिमस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। बस पहली लाइन मार्क कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। कह रहे ओनरशिप का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप का मतलब ही, अगर हम किसी चीज के ओनर है इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कंपनी में कंपनी के ओनर की तरह रहेंगे इसका मतलब हम कंपनी की जिम्मेदारी लेके चलेंगे। और अगर हम कंपनी के ओनर नहीं होंगे तो हमें कंपनी से मतलब ही नहीं होगा। तो हमें कंपनी के अंदर किसकी तरह रहना है? ओनर की तरह। ओनर का मतलब ये नहीं है कि हम वहां के प्रॉफिट्स ले आए, हम वहां का सामान उठा के ले आए। ओनर का मतलब ये होगा कि हम वहां पर जिम्मेदारी से काम करें। कितने हो गए कोर वैल्यू? पहला इंटेग्रिटी, दूसरा एथिक्स, तीसरा रिलायबिलिटी, चौथा ओनरशिप, पांचवा स्टेक होल्डर सेंट्रिक। देखो अगला वही है, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, stakeholder is most valued constituency when it comes to being able to achieve our goals. We believe in constant stakeholder consultation and in translating their aspiration to achievable goals. इसके आगे लिख लो इजी लैंग्वेज में, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक लिखे ना, उसके आगे लिख दीजिए टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ, लिखो यहां पर टू वर्क फॉर betterment of stakeholders, to work for betterment of stakeholders। ठीक है, ये होने चाहिए हमारे सारे कोर वैल्यूज। ओके, विजन हो गया, मिशन हो गया, मोटो हो गया, कोर वैल्यूज हो गया। विजन बताओ क्या था फिर से? ग्लोबल लीडर, किस चीज में? in promoting good corporate governance. What do we mean by the word corporate governance? Corporate governance का मतलब क्या हुआ? Rules and compliance of rules and regulations in a company, compliance of law in a company। ठीक है, corporate governance का मतलब compliance of law in a company। Okay, mission क्या था? Mission to develop high caliber professionals, facilitating good corporate governance। मोटो क्या था? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। कोर वैल्यूज क्या है? इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, स्टेक होल्डर सेंट्रिक। इंटेग्रिटी वर्ड कहां से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड क्या है? इंटीजर। एथिक्स वर्ड कहां से डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड। वो क्या था? एथोस। एथोस मतलब कैरेक्टर, कस्टम। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी हैव टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दिस इज एथिक्स। ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग द थिंग्स एज ओनर, ओनरशिप। ओनरशिप का सिनोनिमस वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फाइन। चलो आप आगे देखिए, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जरा पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(c), पहले तो देखो आज पहली बार आपके सामने एक सेक्शन लिखा है और हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, होता क्या है। देखिए जो लॉ होता है ना, लॉ ओरिजिनली जहां लिखा होता है उसको हम लोग एक्ट कहते हैं। एक्ट मतलब एक किताब होती है जिसमें कोई भी लॉ लिखा होता है। ठीक है, जैसे कंपनी का लॉ लिखा होता है कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स का लॉ लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट में।
तो लॉ जहां पर ओरिजिनली लिखा जाता है उसको एक्ट कहा जाता है, और एक्ट एक किताब होती है, ठीक है, जिसमें लॉ लिखा रहता है। जैसे आपकी किताब में चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल इंडेक्स होती, नंबर होते हैं, पेज नंबर होते हैं, वैसे ही एक्ट में सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक्ट सेक्शन 1 से शुरू होगा और फिर जितने उसमें सेक्शंस हैं उतने चलेंगे। किसी में 400 सेक्शन होते हैं, किसी में 500 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन मींस जिसमें वो एक्ट डिवाइडेड है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी एक्ट की बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते एक्ट, जैसे आप बुक में देखते हो तो आप लोग क्या कहते हो, बुक का पेज नंबर ये देख लो। एक्ट में कभी भी पेज नंबर के हिसाब से नहीं चलते, एक्ट में चलते हैं सेक्शन के हिसाब से। एक्ट के अंदर हर टॉपिक का एक अलग सेक्शन है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं हम उसके सेक्शन का रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसका मतलब कंपनीज एक्ट जहां पूरा एक्ट लिखा है उसका कौन सा वाला सेक्शन 5, वो सेक्शन 5 जिस बारे में कह रहा होगा उसको कहा जाता है सेक्शन, ठीक है। तो हर एक्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन के आगे होता है सब सेक्शन, ठीक है। जैसे ये जो लिखा है ना आपके सामने, इसको हम लोग लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। तो जैसे मान लीजिए एक सेक्शन लिखा है सेक्शन 2, ठीक है, और एक लिखा है सेक्शन 3, चले लिख लिया। अब बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक सी चीजें हैं, देखो ये किसी बुक में आपको समझाई नहीं जाएंगी, लेकिन आपको लॉ का एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आई एम टेलिंग यू ये सब चीजें क्या होती हैं, और इसको लाइफ भर याद रखना। जैसे आपने कोई एक्ट पढ़ा, उसमें एक लिखा था सेक्शन 2 और एक लिखा था सेक्शन 3, ठीक है। अब मान लो सेक्शन 2 और 3 के बीच में एक नई लाइन जोड़नी थी, गवर्नमेंट ने कहा एक नया रूल बनाया है जो सेक्शन 2 के साथ में आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, हमें 2 के साथ एक और पॉइंट जोड़ना है, तो हम उसको 3 डाल के आगे की नंबरिंग नहीं बिगाड़ते हैं, हम उसको कह देंगे सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1। इससे क्या हुआ पता है, आगे की नंबरिंग चेंज नहीं हुई। जैसे अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, मान लीजिए मैं आपसे कहें कि थर्ड के बाद एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करो, तो आप उसका नंबर 4 डाल दोगे और आगे की सारी नंबरिंग चेंज कर दोगे, यही करते हो। अब मान लीजिए कोई एक एक्ट है जिसमें 400 सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना, 400 सेक्शन है और हम यहाँ पर हैं सेक्शन 2 और 3 के बीच में, और इसके 400 सेक्शन है। अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया, सरकार ने एक नया रूल बनाया और सरकार ने कहा भैया इसको सेक्शन 2 में जोड़ दो। अगर आप इसको सेक्शन 2 में जोड़ोगे तो आप उस नई लाइन को सेक्शन 3 अगर बोलोगे तो बताओ इससे क्या होगा, आगे के सारे सेक्शन चेंज हो गए, 3 वाला 4 हो गया, 4 वाला 5 हो गया, 5 वाला 6 हो गया, 400 वाला 401 हो गया, ठीक है। उसके बाद सरकार ने कहा अच्छा काम करो, 3 वाले के बाद एक नई लाइन जोड़ दो। अब क्या हुआ, फिर सारे सेक्शन चेंज हो गए, यानी हर बार सेक्शन के नंबर ही चेंज होते रहेंगे। ऐसा ना हो इसलिए जब एक्ट बनता है तो वो जिस सेक्शन के साथ बनता है वो सेक्शन वही रहता है। तरीका क्या होगा, अगर हमें सेक्शन 2 और 3 के बीच में कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो हम कर देंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। इससे फायदा क्या हुआ बताओ, 3 वाला 3 रहा, 4 वाला 4 रहेगा, 5 वाला 5 रहेगा, आगे के सेक्शन की नंबरिंग चेंज नहीं होती। और आपको पता है जब आप आगे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आओगे तो आपको ये सेक्शन नंबर याद करने होते हैं। अब आप सोच के देखिए अगर बार बार चेंज होता रहता तो एक बार तो, और ये 400 सेक्शन एक एक्ट में होते हैं, कंपनीज एक्ट में 400 सेक्शन मान लो, ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में 500 सेक्शन। अब आप सोचिए आपने एक बार सारे सेक्शन नंबर याद कर लिए, सरकार का रूल आया उसने चेंज कर दिए, फिर आपने याद करे मेहनत करके, फिर सरकार ने चेंज कर दिए, फिर तीसरी बार याद किया, फिर चेंज कर दिए, फिर आप कहेंगे रहने दो मैं नहीं याद करना, जब तुम पूरे चेंज कर लेना तब बता देना। और लॉ एक ऐसी चीज है हमारी दुनिया में जो चेंज होती रहती है, अमेंडमेंट्स आते हैं, लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, नए नए रूल आते हैं, नए नए नियम आते हैं,
जिससे पुराने रूल को चेंज कर दिया जाता है। तो अब 2 सबसेक्शन 1। अब अगर इसके आगे हमें कुछ और जोड़ना है, क्लॉज ए, इसके आगे भी जुड़ता है सब क्लॉज 1, तो इसको पढ़ा जाता है सेक्शन। ये देखो, ये हुआ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। इसके बाद भी अगर कुछ जोड़ना होता है तो पता है क्या करते हैं, 2 बड़ा ए, फिर 2 2 बड़े ए, फिर 2 ट्रिपल डबल ए, 2 छोटा ए, 3 पे नहीं जाएंगे। क्यों? 3 पे जाएंगे तो सेक्शन नंबर चेंज हो जाएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जब आप लॉ पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको ऐसे नंबर दिखेंगे कई जगह, 2 डबल ए, 2 ट्रिपल ए। इनकम टैक्स एक्ट में तो बड़े सारे ऐसे सेक्शन है, 2 ट्रिपल बी, 2 डबल बी। ये 2 और 3 के बीच में घूम रहा है, 3 नहीं जा सकता क्योंकि 3 का सेक्शन अपना है। ठीक है, तो एक्ट में कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे नंबर होते हैं वैसे ही इसमें क्या होते हैं, सेक्शंस। अब हमको ये बताओ, कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में दी है? पढ़ के बताओ अपने आप, लॉ पढ़ना सीखिए। हमको बताओ कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में दी है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ईयर 1980 के सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। अब लॉ वाली फीलिंग आई? अब आप लॉ के स्टूडेंट हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, तो पहले तो अगर आपसे कोई पूछता हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी तो आप समझाओगे कंपनी सेक्रेटरी ये वो। लॉ की लैंग्वेज में अगर आपसे पूछे कौन है कंपनी सेक्रेटरी तो आप कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसके बाद वो बंदा आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिलीव मी, एक आध तो बेहोश होके गिर भी जाएंगे। तो आज जब आप घर जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी तो बताओ, क्या बताओगे? कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। बस इतना बोल देना, बस काम खत्म। वो हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भैया बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, पक्का सीएस बन। होता क्या है मैं पता नहीं, लेकिन ये होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हाउ टू रीड लॉ। ये लॉ को पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। सेक्शन 2, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझो। सेक्शन 1 नहीं पढ़ाया मैम, 2 से स्टार्ट कर दिया। दुनिया में कोई चीज 2 से स्टार्ट होती है? और जिसका 2 है उसका 1 तो होएगा ही। ऐसा कैसे हो सकता है 2 से शुरू हो रहा है? आपने क्लास सेकंड पढ़ी कि पहले फर्स्ट पढ़ी? आप कहीं नहीं, मैं फर्स्ट जंप कर ली थी, 2 पढ़ ली। फर्स्ट पढ़ा ना पहले। हर एक्ट कहां से शुरू होता है? सेक्शन 1 से। कितने भी आपके सीनियर हो, आपके कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव में होंगे अगर आप जान पहचान के होंगे, उनसे जरा पूछना कि आप जो लॉ पढ़ते हो, एक्ट पढ़ते हो, उनका सेक्शन 1 कौन सा होता है। जैसे अभी आपने हमसे भी नहीं पूछा, हमने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी सेक्शन 2 में दिया है, आपने पढ़ लिया। ऐसे ही सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, हो गया फाउंडेशन, मतलब हो गया, सीए सीट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पूछा ही नहीं। आप पूछते मैम 1 कहां गया इसका? कितने सारे सेक्शंस आप पढ़ लोगे लेकिन आपको कभी अपनी किताब में सेक्शन 1 नहीं दिखेगा। 1 होता है एक्ट का नाम और वो कहां लागू होता है। दिस एक्ट इज नोन एज द कंपनीज एक्ट एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये होता है सेक्शन 1। ये आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा। ये कहां दिखेगा पता है? एक्ट में। ठीक है, हम एक दिन आपके लिए बेयर एक्ट लेकर भी आएंगे, आपको शक्ल दिखाने के लिए कि बेयर एक्ट दिखता कैसे है। ठीक है, आपने कभी लॉयर या सीए या सीएस के ऑफिस देखे हो तो मोटी मोटी किताबें देखी जो रखी होती हैं, वो एक्ट होता है। जब आप सीएस बन जाएंगे और आपको कोई चीज रेफर करनी होगी तो आप किताब से नहीं रेफर करोगे, आप एक्ट से रेफर करोगे, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है वो सही है। बहुत ध्यान से समझना, एक्ट में जो लिखा है वो सही है, चाहे भले ही वो गलत क्यों ना लिखा हो। अगर बेयर एक्ट के अंदर कोई चीज गलत लिखी है तो भी उसको सही मानी जाएगी। आप उसके बेसिस में कोर्ट में केस लड़ सकते हैं कि भैया लिखा है तो लिखा है, जो लिखा है सही माना जाएगा। ये एक्ट समझ गए कहां से बना? वही जो पहले बिल था, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने उसको पास किया। याद करो, बचपन में पढ़ा होगा, हाउ डज अ बिल बिकम्स एन एक्ट। पढ़ा था, पहले बिल होता है, फिर दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है। दोनों हाउसेस मतलब
लोकसभा राज्यसभा उनके सामने रखा जाता है, फिर दोनों हाउसेस उसे पास करते हैं, फिर बताओ क्या होता है, प्रेसिडेंट की असेंट लेते हैं, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेते हैं, और फिर वो बिल बन जाता है कानून। पहले वो बिल होता है और फिर कानून यानी कि लॉ बन जाता है, और ये लॉ ही कहाँ होता है, एक्ट में। और इस लॉ के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शंस। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ठीक है, फाइन। अब कोई पूछेगा तो ये बताओगे ना, हाँ ठीक, ओके। मीन्स अ पर्सन, कह रहे चलो पहली चीज तो ये हो गई कि ये इस सेक्शन में डिफाइंड है, और होते कौन है, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होना चाहिए वो, ICSI। ये कौन होता है, आपका इंस्टीट्यूट। द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन वेरियस अदर लीगल इनैक्टमेंट। कह रहे कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, ये कई सारे अलग अलग लॉज के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, समझ आ गया। तो हमको अगले पैराग्राफ में पढ़ के बताओ कि अगले पैराग्राफ में कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कौन से एक्ट के हिसाब से दी है, एक्ट चेंज हुआ है। कौन सा एक्ट, नाम बताओ एक्ट का, एक्ट का नाम, सेक्शन छोड़ो, पहले एक्ट बताओ। पहले वाले पैराग्राफ में तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन दी हुई थी, कंपनीज एक्ट। सेकंड पैराग्राफ में अगर आप ध्यान दें तो हम लोग कौन से एक्ट के हिसाब से CS की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब हमको फटाफट पढ़ के बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में कंपनी सेक्रेटरी डिफाइंड है, एब्सोल्युटली सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। एक बात ध्यान रखना, कंपनी सेक्रेटरी हमेशा एक ही सेक्शन में नहीं होगा, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का दूसरा सेक्शन है, और कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट का दूसरा सेक्शन है। हर एक्ट, हर बुक के अलग पेज नंबर होते हैं ना, हर एक्ट के अलग सेक्शंस होते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। ठीक है, अब अगर आप किसी और एक्ट में भी डिफाइंड होंगे तो उसका अलग सेक्शन होगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ अगली बात, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप कौन है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बताओ। नहीं, वहां कहां पहुंचे, सेकंड पैराग्राफ में ही आओ अभी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कौन है, बताइए कौन है। कह रहे, हाँ कह रहे हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी 224 में डिफाइंड हो। 224 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कंपनी सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन क्लॉज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, यानी कि ये ऊपर वाला। इसका मतलब समझो क्या हुआ, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं आज आप, बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाते, मतलब एग्जीक्यूटिव के बच्चे नहीं सीख पाते। आपने क्या सीख लिया आपको पता नहीं है, आप कहेंगे हमको खुद नहीं पता क्या सीख गए आज, है ना। देखो, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ने कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया, और कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनी सेक्रेटरी वो है वही जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में डिफाइंड है, यानी कंपनीज एक्ट ने अपना खुद का कुछ नहीं बताया। एज पर कंपनीज एक्ट हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अब अगर किसी ने आपसे पूछने की गलती कर ली, हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, अब आप शुरू हो गए, आप कहेंगे एज पर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, एंड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, company secretary is a person as defined under section 2 subsection 1 clause C of the company secretaries act 1980। बेहोश बंदा, बेहोश एक बार में, क्या सीखा है, क्या पढ़ा है भैया,
बन गए कंपनी सेक्रेटरी। धीमे बोलो, इंस्टीट्यूट डिग्री ना दे दे। क्या सीख लिया बच्चों ने? अब समझ में आया लॉ कैसे पढ़ी जाती है? इंटर रिलेटेड। यानी अगर कोई पूछे कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कौन है, तो कंपनीज एक्ट ने खुद तो कुछ कहा ही नहीं। कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनी सेक्रेटरी वही है जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में डिफाइंड है। और एक्चुअली में क्या है कंपनी सेक्रेटरी, वो आपको कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्रॉस सी में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब समझ आया लॉ कैसे पढ़ी जाती है? और यही जो लॉ में लिखा होता है, इसी पे बड़े बड़े केसेस लड़ जाते हैं, इसी में ही पूरे पूरे लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक केसेस चले जाते हैं। लॉ में जो लिखा है वही सत्य है, भले ही वो गलत क्यों ना लिखा हो। और उसको तब तक सच माना जाएगा जब तक उस लॉ को अमेंड ना कर दिया जाए। और अमेंड भी कौन करेगा? वही गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, असेंट एंड देन। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट में आपको कोई गलती मिली तो ऐसा नहीं व्हाइटनर लगा के सही कर दिया। लॉ में जो लिखा है वो लिखा है, गलत लिखा है वो भी सही माना जाएगा। आप उस गलत के बेसिस पे केस कर सकते हो अनटिल अनलेस उसको अमेंड करके सही ना किया जाए। तो लॉ में जो लिखा है वो लिखा है। तभी तो कहते हैं अंधा कानून। सुना है अंधा कानून? कानून अंधा है, कानून कुछ नहीं देखता, फीलिंग ही नहीं। जो लिखा है वो लिखा है। अगर लॉ में लिखा है ऐसा है तो ऐसा होगा, तुम्हारी कोई भी फीलिंग हो हमसे कोई मतलब नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड लॉ इज ब्लाइंड। समझ आ गया लॉ क्या है? समझ आ गया? फीलिंग आई लॉ वाली? आई ना थोड़ी थोड़ी, अभी और आएगी। तो देखो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी वो है जो सेक्शन 2(1)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट 1980 में है, एंड हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी। कंपनी ने उसको अपॉइंट किया है कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम करने के लिए। क्लियर? ठीक है। तो दो डेफिनेशंस हम लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ ली, एक कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के हिसाब से और एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से। स्टार्टिंग से एक बार बताइए जरा, कंपनी सेक्रेटरीज किसके अंडर गवर्नड है? हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है? ICSI। ICSI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ठीक है। ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICSI के कितने रीजनल ऑफिस हैं? 4। ICSI के कितने चैप्टर्स हैं? प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? 50,000। और स्टूडेंट्स 4 लाख। ओके, हमारा विजन क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग good corporate governance. What do we mean by the word corporate governance? Complying the rules and regulations. What is the motto? Speak the truth, abide by the law. What is the mission? अपना ही भूल जाते हो, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरीज की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी डेफिनेशन क्या है? 224। और इसमें लिखा क्या है? कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कुल मिला के ये बताओ, कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में मिलेगी कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। अब समझ गए आप? ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, KMP। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या कहा जाता है पता है? की मैनेजरियल पर्सनल। ओके, इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, चलो।